अब प्रधानमंत्री के बाद जो हमारी अगली टॉपिक है वो है मंत्री परिषद। समझ रहे हैं? तो अगली टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मंत्री क्या परिषद। ठीक, इसके लिए इंग्लिश शब्द है मिनिस्ट्री काउंसिल। समझ रहे हैं? तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिनिस्ट्री काउंसिल। मंत्री परिषद के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मंत्री परिषद को शुरू करने से पहले ये समझिए कि मंत्री परिषद का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो जब आप आर्टिकल 74 का 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 74 का क्या 1 जब पढ़ेंगे, तो इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिस वाक्य से स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्री परिषद क्यों। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति को सलाह, समझ रहे हैं, या सहायता, है ना, सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। समझ रहे हैं? मंत्री परिषद होगा। ठीक है, इसको जरा सा ध्यान से समझा जाए। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 74 का जो 1 है वह स्पष्ट घोषणा करता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता यानी एडवाइस और हेल्प देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। समझ रहे हैं? यानी मंत्री परिषद की जो घोषणा है वो 74 के 1 के अंदर में किया गया है, जिसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता देना। समझ रहे हैं? ये अलग बात है कि सलाह और सहायता उन पर बाध्यकारी हो गया है राष्ट्रपति के ऊपर। इसका मतलब राष्ट्रपति को सलाह मानना ही पड़ता है, जिस वजह से पावरफुल हो गए। बट इसकी भाषा जो है वह सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा देखा जाए कि ये जो मंत्री परिषद है इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसको ग्राफ वेन डायग्राम के भी माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें। तो हमारे देश के अंदर में जो लोकसभा की चुनाव होती है, वो लोकसभा के चुनाव में जो चुन करके जाते हैं वो पहले पार्लियामेंट का क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं, यानी एमपी बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद बन जाते हैं। उसी में से कुछ लोगों को उठा करके मंत्री बना दिया जाता है। तो जो भी मंत्री बन जाते हैं, है ना, वो जो है वो सदस्य हो जाते हैं मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का मतलब है कि सभी मंत्री, है ना, जितने भी मंत्री बनेंगे, है ना, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री, है ना, तो जितने भी मंत्री बनेंगे वो सभी मंत्री, है ना, का जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, वो मंत्री परिषद कहलाएगा। समझ रहे हैं? चाहे वो जो भी मंत्री हो, वो सब मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, जिनका काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता देना। समझ गए? अब जरा सा देखिएगा कि मंत्री परिषद के थोड़ा सा स्तर को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो ये मिनिस्ट्री काउंसिल है ना, यानी मिनिस्ट्री काउंसिल जो है वो 3 स्तर के पाए जाते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके लिए हिंदी शब्द है मंत्रिमंडल। समझ रहे हैं? मंत्रिमंडल एक है कैबिनेट, दूसरी उसको हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। एक होते हैं राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, है ना, राज्य मंत्री। ठीक है, और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। तीसरा जो है वो है उप मंत्री। ठीक, ये 3 तरह के मंत्री को मिला करके कहा जाता है मंत्री परिषद। मतलब ये तीनों मंत्री जब इकट्ठा हो जाए तो उनको मंत्री परिषद कहा जाता है। अब सवाल ये है कि फिर हम कैबिनेट किसको कहते हैं? तो जानते हैं कि हमारे मंत्रालय में कुछ मंत्रालय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पर्पस से है, जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, है ना, शिक्षा मंत्री। जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसको कैबिनेट कहा जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि जो महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो मंत्री बनाए गए हैं, जो विशेष महत्व का है, समझ रहे हैं, जो विशेष महत्व का मंत्रालय है उनको रखा जाता है कैबिनेट के अंदर में। समझ रहे हैं? और जो विशेष महत्व का नहीं है, अब जरा सा ऐसा समझिएगा, कैबिनेट जो मंडल है वो क्या है? मंत्री परिषद का वह क्या मंत्री जो विशेष मंत्रालय का क्या हो, हेड हो। समझ रहे हैं? वो क्या कहलाएंगे? कैबिनेट कहलाएंगे। वो विशेष महत्व के कार्य करते हैं, इसलिए वो मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। समझ गए? अब एक चीज और समझिएगा कि मंत्रिमंडल जो शब्द है वो हमारे संविधान में कहीं लिखा गया ही नहीं था। हमारे संविधान में सिर्फ चर्चा 74 के 1 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद का है, मंत्रिमंडल का चर्चा नहीं था। लेकिन जो मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख किया गया वो किया गया 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको लिखा गया। और इसको कहां लिखा गया सो जरा सा देखिएगा।
आर्टिकल 352 आप पढ़े होंगे। आर्टिकल 352 जो है वो क्या है, वो है राष्ट्रीय आपातकाल। यानी हमारे देश के अंदर में राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा करते हैं आर्टिकल 352 के तहत, तो उसका 3 ही आधार होता है। और वो आधार क्या क्या है, उसका आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लगाते कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन किसके सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दिया और राष्ट्रीय आपातकाल लग गई। लेकिन इसका विशेष फायदा, नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिए कौन लोग, मंत्रिमंडल लोग। धीरे से कह देते थे और आपातकाल लगवा देते थे और फिर कहते थे कि हमने नहीं कहा, वो छुटकारा पा लेते थे। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 करके 352 के अंदर में ये प्रावधान कर दिया गया कि आपातकाल लगाने के लिए जब भी, है ना, मंत्रिमंडल सलाह देगी तो वो लिखित देगी। यानी कि लिखित मंत्रिमंडल जो है वो सलाह देगी। ये लिखित सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया और 44वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ दिया गया। समझ गए? तो 2-3 बात स्पष्ट समझिएगा कि मंत्रिमंडल जो है वो हमारे संविधान, मूल संविधान में लिखा हुआ नहीं था, बल्कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख पहली बार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना, 352 के प्रोविजन को सही तरीके से लागू करने के लिए जोड़ा गया। समझ गए? मंत्रिमंडल जो है वो उन मंत्रियों के समूह को कहा जाता है जो विशेष प्रभार को संभालते हैं, जो विशेष महत्व का मंत्रालय है, जो मुख्य मंत्रालय है, उनके प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिमंडल का सदस्य कहा जाता है और उन मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। समझ गए? दूसरा क्या है, राज्य मंत्री। जरा सा देखिएगा कि राज्य मंत्री जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और एक होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार नहीं लिया। स्वतंत्र प्रभार किसको कहते हैं, सो समझिए आप जरा सा ध्यान से। विशेष महत्व का जो मंत्रालय था उसके मंत्री को तो हमने क्या कह दिया, कैबिनेट मिनिस्टर कह दिया। लेकिन जो कम महत्व का है, जो उतना महत्व नहीं रखता है जो मंत्रालय, उसका जिसको हेड बनाया जाता है वो कहलाते हैं राज्य मंत्री। लेकिन वो कैसा, तो वो स्वतंत्र प्रभार, मतलब उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया कि इस मंत्रालय का आप मंत्री हैं। समझ गए? तो जो विशेष महत्व का मंत्रालय नहीं है उसका जो मंत्री होते हैं उसको कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। समझ गए? अब देखिएगा जो स्वतंत्र प्रभार नहीं है उनका काम क्या है, उनका काम यह है कि चाहे तो वो इनके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री उनको बनाया जाता है या फिर इनके सहायता देने के लिए इनको मंत्री बनाया जाता है। तो जो वैसे मंत्री, वैसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिल गया, उनके पास तो अपना मंत्रालय है लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन जिसको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला है ना, वो क्या करते हैं, वो किसी विभाग के कार्य में मदद करते हैं और चाहे तो वो क्या, राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिल गया है उनके अंडर में काम करते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए उनके अंडर में काम करते हैं। इनका ये प्रोविजन है। तो राज्य मंत्री ये 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए? उप मंत्री क्या होते हैं, जरा सा देखिएगा। उप मंत्री का मतलब है जो कुछ नए राजनीतिज्ञ आते हैं, जो जीत करके आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको मंत्री बनाना चाहती है लेकिन उनके पास मंत्रालय का अनुभव है ही नहीं। तो शुरू में उनको क्या किया जाता है, उप मंत्री बना दिया जाता है ताकि मंत्रियों के काम करते हुए देखें, सीखें और अनुभव लें, ताकि वो आगे भविष्य में मंत्री बनने लायक हो जाएं। तो उप मंत्री का जो कंसेप्ट है वो मेनली इसीलिए है ताकि वो अनुभव ले सके मंत्री के साथ रह करके। समझ रहे हैं? इनका भी काम क्या है, जब ये अनुभव लेंगे तो ऑब्वियसली वो इनके अंडर में काम करेंगे या इनके अंडर में काम करेंगे। समझ रहे हैं? ये लगभग इन्हीं के तरह होते हैं। समझ गए? उप मंत्री का ये चर्चा है। अब जरा सा थोड़ा सा और समझिएगा तो आपको 1-2 बातें और स्पष्ट हो जाएगी और वो क्या होगा सो देखिएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, उप मंत्री की जब चर्चा आ ही गई है तो सबसे ज्यादा उप मंत्री में चर्चा को लेकर के विवादित जो रहा वो रहा उप प्रधानमंत्री। जरा सा समझिएगा, उप प्रधानमंत्री यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर, है ना। उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए इसकी सबसे पहला चीज तो ये देख लीजिएगा, न संविधान में कहीं इसकी चर्चा थी, नहीं, न इसकी संविधान में कहीं चर्चा थी और न है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री का चर्चा नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, ये संविधानेतर है, यानी संविधान से बाहर की चीज है ये, है ना। ये क्या है, संविधानेतर पद है। ठीक है, ये संविधानेतर पद है, मतलब संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसको संविधान के बाहर नियमों बना करके और लोग उप मंत्री प्रधानमंत्री बनाना शुरू कर दिए। समझ गए? उप प्रधानमंत्री भी शायद ठोस तरीके से इसीलिए बनाया जाता है ताकि
वो प्रधानमंत्री के कार्यों को देख करके और प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट के रूप में वो साबित हो जाए, समझ गए। लेकिन उप प्रधानमंत्री की जो पहली आपको झलक दिखेगी वो दिखेगी जिस समय पहली बार पंडित नेहरू जब भारत का पीएम बने थे, नहीं, नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो 1947 से 50 तक, है ना, 1947 से 1950 तक, है ना, उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पहले भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो 1947 से 1950 तक रहे। इसके बाद 1950 में इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद नेहरू जी ने उप प्रधानमंत्री का पद देना ही बंद कर दिया और उप प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके वो स्वयं सारा काम करते थे, उप प्रधानमंत्री कोई नहीं रहे। यानी 50 के बाद उप प्रधानमंत्री का पद बंद। क्यों? क्योंकि इसकी संविधान में कोई चर्चा ही नहीं है, मन होगा बनाएंगे, नहीं मन होगा नहीं बनाएंगे। 1967 में फिर इसके बाद दिखे, है ना, 1967 में इसके बाद प्रधानमंत्री दिखे कौन? जब इंदिरा गांधी बनी 1966 में ही पीएम बन गई थी, तो उस समय 1967 से 67 से 69 तक 2 साल के लिए उप प्रधानमंत्री बनाया गया मोरारजी देसाई को, समझ रहे हैं, मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन आपसी विवाद होने के कारण मोरारजी देसाई ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक अलग पार्टी बना ली, जनता दल पार्टी, जो 1977 में सत्ता में आ गई थी। तो बीच बीच में क्या है कि उप प्रधानमंत्री के पद आते जाते रहे हैं, गायब होते रहे हैं। अंतिम प्रधानमंत्री जो बने वो देखिएगा कौन बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे, ये 2000 से लेकर 2002 तक। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत का क्या कर दिया गया था, उस समय इनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो उप प्रधानमंत्री के पद जो है वो कोई संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर, हिसाब पड़ने पर, है ना, या मान लो कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए रूठा हुआ हो, नहीं, मनाने पे भी ना मान रहा हो, तो चलो भाई तुम भी प्रधानमंत्री रहो लेकिन उप प्रधानमंत्री रहो, है ना, हमारे काम को देखते रहो। कि उप प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अब जरा सा देखिएगा, हम ग्राफ बना लें तो जरा सा देखते हो कि सबसे बड़ा जो है, यानी सभी मंत्रियों को मिला दे, सभी मंत्री कहने का मतलब, सभी मंत्री कहने का मतलब कैबिनेट मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, सभी को मिला देने के बाद जो बनता है वो होता है क्या, मिनिस्ट्री काउंसिल। तो मिनिस्ट्री काउंसिल सबसे बड़ा हिस्सा है, समझ रहे हैं। उसके अंदर में क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर उससे छोटा हिस्सा होता है, उसी के कुछ लोग कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। इतना आप समझ रहे हैं। एक चीज नया प्रचलन में आया, ये नेहरू जी के टाइम से ही प्रचलन में दिखता है कि कैबिनेट से के अंदर भी एक छोटा सा होता है जिसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसको हम लोग किचन कैबिनेट बोलते हैं, समझ रहे हैं। देखिए क्या है ये, इसको समझिएगा। अब कैबिनेट मिनिस्टर मान लो कि 15-20 की संख्या में कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सभी पर भरोसा नहीं कर पाते, यानी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं वो, जिसको महत्वपूर्ण लोगों के साथ ही चर्चा करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के अंदर में से भी छांट करके कुछ लोगों को, है ना, जो बिल्कुल प्रधानमंत्री के विश्वसनीय होता है, जिसके साथ वो कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, इतना उनको उन पर फेथ हो, तो इनमें 2-4 लोग रहते हैं, समझ रहे हैं। इनको किचन मिनिस्ट्री कहा जाता है। किचन मिनिस्ट्री कहने का मतलब किचन में बैठ करके खाते पीते भी रहें और बातचीत करते रहें, मतलब इतनी छोटे से जगह में भी वो मीटिंग कर सके जहां पर सभी को बुलाना संभव नहीं हो। यानी किचन मिनिस्ट्री का मतलब कि वह मंत्रिमंडल के वह सदस्य जो प्रधानमंत्री के अत्यधिक विश्वसनीय है, जिसके साथ वो कुछ भी चर्चा कर सकते हैं और उन पर पूरा भरोसा हो, फेथ हो। क्योंकि अब जानते हैं जब से गठबंधन की सरकारें आने लगी है तो गठबंधन के सरकारें में दूसरे पार्टियों का भी कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं और वो भी कैबिनेट में आ जाते हैं। तो उनके सामने प्रधानमंत्री चर्चा करना नहीं चाहते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कब गठबंधन टूट जाएगी और जो हमने चर्चा किया है उसका कब वो नाजायज फायदा उठा लेगा। इसलिए अब किचन मिनिस्ट्री की भी जो है वो प्रचलन में चीजें आ चुकी है, समझ रहे हैं। तो ये किचन मिनिस्ट्री भी जो है वो संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और बना करके अपने कार्य का संपादन करते हैं, समझ गए। तो अगर देखा जाए व्यवहारिक तौर पर, तो व्यवहारिक तौर पर आपको 4 तरह के मंत्री दिखेंगे। एक किचन मिनिस्ट्री जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक है, दूसरा कैबिनेट मिनिस्ट्री जो महत्वपूर्ण मंत्रालय के प्रभार को संभाले हुए हैं। फिर राज्य मंत्री में 2 प्रकृति का दिखेंगे, एक स्वतंत्र प्रभार वाले जिनके पास मंत्रालय तो है लेकिन उतना विशेष महत्वपूर्ण का नहीं है, और तीसरा क्या है, जो जिनको विशेष प्रभार नहीं मिला वो क्या करते हैं, तो वो एक हेल्पर के रूप में इनका काम करते रहते हैं। उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो निर्वहन करते रहते हैं, समझ गए। और चौथा क्या है आपका, उप मंत्री, जिनका काम है सिर्फ कि अनुभव लो साथ में रह करके, और वो अनुभव लेने के लिए, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे भी काम करते हैं या
राज्य मंत्री के नीचे भी काम करते हैं ताकि मंत्रियों का कार्यशैली कैसे होता है उसको वो सीख सकें। इस तरह का जो है हमारे पास मंत्री परिषद बनता है। मंत्री परिषद के अंदर में इतने सारे स्तर होते हैं, समझ गए। अब जरा सा एक चीज और समझिएगा, और वो है मंत्री परिषद का क्या, ये समझा जाए, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है ना, दायित्व। तो देखिएगा इनके पास जो होता है वो दो तरह के दायित्व होता है। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव, है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसको जरा ध्यान से समझा जाए, सामूहिक उत्तरदायित्व और क्या, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समझ रहे, इसको जरा देखा जाए, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आप जब ध्यान से देखोगे ना कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है उसकी चर्चा, है ना, आर्टिकल 75 के 3 में किया गया है। और इसमें देखिए भाषा क्या है, इसमें भाषा है कि जो मंत्री परिषद है, समझ रहे हैं, मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के क्या प्रति उत्तरदायी होगा, प्रति उत्तरदायी होगा। अब जरा देखिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लो कि मंत्री परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो मान लो 80 है, मंत्री परिषद में सभी मंत्रियों को मिला दें तो मान लो उनकी संख्या 80 है। तो मंत्री परिषद जो भी काम करेगा या मंत्री परिषद का कोई एक सदस्य भी काम करेगा तो यह माना जाएगा कि पूरा मंत्री परिषद का यह निर्णय है। यानी किसी भी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को यह माना जाएगा कि यह जो निर्णय लिया गया है वो पूरी मंत्री परिषद का निर्णय है। क्यों? क्योंकि लोकसभा से मंत्रियों की चुनाव होती है, राज्यसभा से भी होती है, लेकिन इनका उत्तरदायित्व कहां रहता है, लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों की चुनाव होती है उसमें जनता वोट नहीं करती, और लोकसभा के चुनाव जो होता है उसमें जनता वोट करती है, और भारत में लोकतंत्र है। तो जनता को हिसाब देना, जनता की जो घर है वो कहां है, लोकसभा है। तो लोकसभा के प्रति मंत्री लोग उत्तरदायी रहते हैं, अर्थात वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन ऐसा भाषा नहीं है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये मैं समझा रहा हूं। जनता के प्रति उत्तरदायी होने के लिए जनता की जो प्रतिनिधि है उनके प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, और जनता के प्रतिनिधि कहां बैठते हैं, लोकसभा में। तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो भी काम करेंगे उसको लोकसभा के पटल पर वो रखेंगे ही रखेंगे, समझ रहे हैं। और मंत्री परिषद का एक भी मंत्री जो निर्णय लेगा वो यह माना जाएगा कि ये पूरे मंत्री परिषद का निर्णय है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री परिषद का निर्णय है लेकिन उसमें से कुछ मंत्री उस निर्णय से नाराज हैं, तो भी वो नाराजगी को बाहर व्यक्त नहीं कर सकते। जितना भी आपको अपना सर पिटना है वो मंत्री परिषद की जब बैठक होगी या कैबिनेट की जब बैठक होती है तो वहीं पटक लीजिए, वहीं विरोध कर लीजिए। लेकिन लोकसभा के अंदर आकर के, है ना, लोकसभा के अंदर आकर के अपने ही मंत्री परिषद के निर्णय के खिलाफ कोई भी मंत्री नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगा इसका मतलब है कि अब जानते हैं मंत्री परिषद का निर्णय जो है वो सरकार का निर्णय माना जाता है। इसका मतलब जो मंत्री सरकार में है वही सरकार का विरोध कर रहा है, ये कैसी सरकार है। इसीलिए लोकसभा के प्रति कोई एक मंत्री उत्तरदायी नहीं है बल्कि पूरा मंत्री परिषद उत्तरदायी है, अर्थात एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य भी पूरे मंत्री परिषद के द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। और अगर कोई मंत्री नाराज है तो उस मंत्री को अपनी विरोध या नाराजगी जब कैबिनेट की बैठक होती है तो वहीं निकाल लेना है। लोकसभा के अंदर में आके या जनता के सामने आकर के वो अपने ही सरकार के खिलाफ बात नहीं करेगा। अगर बाय द वे मानो कि वो फिर भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप मंत्री परिषद से रिजाइन दे दीजिए, और रिजाइन दे करके आके बाहर जितना विरोध करना है उतना कर लीजिए। इसी को कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायी, समझ गए। दूसरा है आपका व्यक्तिगत उत्तरदायी की जो चर्चा है वो आर्टिकल आपको 75 के 2 के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद है यानी कोई भी मंत्री है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक ये व्यक्ति मंत्री रहेगा, और राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इसको बर्खास्त कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति हमेशा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा, राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि इसको हमेशा ये फील होता रहेगा कि इन्हीं की वजह से हम बने हैं। और इनका वजह आप जानते हैं, इनका वजह जानते हैं कि प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति शब्द लिखा है लेकिन एक्चुअल में किसके कृपा पर होते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रति अगर कोई नेता यानी मंत्री अगर अपना उत्तरदायित्व दिखाए तो समझिए वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निभा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रति जब भी ये रिस्पॉन्सिबल होकर बात करे तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निभा रहा है। अब तीसरी चीज को और आप लोग समझिएगा, वो है मंत्री परिषद यानी मंत्री बनने के लिए अर्हता, समझ रहे हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए आपके पास मिनिस्टर बनने के लिए।
ठीक है, तो आपके पास मिनिस्टर बनने के लिए 2 ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला, आप संसद के जो दोनों सदन है, सदन में लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा या लोकसभा का आपको सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा या राज्यसभा का अगर आप सदस्य हैं तो आप मंत्री बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो क्या है कि अगर लोकसभा राज्यसभा के आप सदस्य नहीं हैं फिर भी आपको अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। अधिकतम कितना? 6 माह के लिए। यानी कि आप कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, कुछ भी नहीं जीते हैं, फिर भी अगर प्रधानमंत्री चाह जाए तो आपको कम से कम 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति को बोल के अपॉइंट करा सकते हैं। और अगर इसी बीच आपने सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा का ले ली, मतलब कहीं अगर मान लो कि चुनाव उपचुनाव हुआ, कहीं से चुनाव लड़के आप जीत गए, यहाँ का मेंबर बन गए, तो आप कंटिन्यू हो जाएंगे। और अगर आप सदस्यता नहीं लिए तो 6 महीने बाद आपको ये पद क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। यानी यही 2 जो क्राइटेरिया है वो प्रधानमंत्री के कृपा से आपको मंत्री बनने का है। चाहे तो पार्लियामेंट का या पार्लियामेंट का मेंबर हो जाएं, या प्रधानमंत्री के अंदर इतने नज़दीक आप रहें कि वो आपको 6 महीने के लिए अपॉइंट करा दे, बाद में सदस्यता ले लीजिए, आगे मंत्री बने रहिए। और सदस्यता नहीं ले पाए तो कम से कम 6 महीने तो आप मंत्री रह ही जाएंगे। बस एक लास्ट पॉइंट समझिएगा, वो है मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का क्या आकार, यानी मंत्री परिषद कितना बड़ा होगा ये देखिएगा। तो एक्चुअली क्या होता था कि जब चुनाव पहले होता था तो जितने भी हमारे देश के नेता थे, यानी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे रहते थे, समझ गए, वो क्या करते थे कि प्रधानमंत्री कब बनेंगे? जब 50% सीट यानी बहुमत वो साबित कर सके। और बहुमत उनके पास होता नहीं था तो वो क्या करते थे? छोटे छोटे पार्टियों से जाकर के गठबंधन करते थे और कहते थे कि तुम हमारा समर्थन कर दो, हम तुमको मंत्री बना देंगे। तो राजनीति सौदा का विषय बन गया था। नहीं, हर किसी को मंत्री बनाने का मौका दे दिया जाता था कि चलो तुम इसके नीचे ये भी मंत्री, ये भी मंत्री, ये भी मंत्री। तो मंत्री का लालच दे करके और अपना बहुमत सिद्ध करके प्रधानमंत्री बन जाते थे, जिसमें लॉस जनता को हो जाता था। इसलिए यह नियम बना दी गई। जो नियम बनाया गया वो कैसे बनाया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है ना। 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ और 91वां संविधान संशोधन 2003 करके ये कह दिया गया कि लोकसभा में जितने सीट होते हैं, जैसे कितने सीट, मान लो अभी 545 सीट हैं वर्तमान में, तो राज्यसभा से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जितने सीट हैं उसका 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। समझ गए? यानी ये जो कैलकुलेट करके आएगा उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनेगा। और प्रधानमंत्री की भी गिनती इसी में होगी। यानी ऐसा नहीं कि 15% मंत्री प्लस 1 प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री भी 15% के अंदर ही रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री प्लस सभी मंत्रियों को मिलाकर के 15% से ज्यादा संख्या नहीं होना चाहिए, ताकि सौदाबाजी जो है वो बंद हो जाए और एक स्वस्थ राजनीति और हेल्दी राजनीति हो सके। समझ गए? यही था मंत्री परिषद कुल मिलाकर के।